दोस्तों सबसे पहले इन ट्वीट्स को जरा गौर से देखिए। दरअसल ये हरकत किसी आम आदमी की नहीं बल्कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ साइंस फवाद चौधरी की है। तो चंद्रयान 2 के क्रैश होने के बाद इसरो और भारत का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे थे। वैसे भी पाकिस्तानी ऑफिशियल से तो इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के पार्शियल फेलियर के बाद मून मिशन के ऊपर रात दिन काम किए। उसी कड़ी मेहनत के कारण भारत आज चंद्रयान 3 के जरिए मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बन गया। इससे पहले के रशिया ने भी चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ये मिशन फेल हो गया था। एंड आई थिंक आप में से ज्यादातर लोग इस न्यूज को तो जान चुके होंगे, लेकिन दोस्तों आपको ये पता नहीं होगा कि चंद्रयान 2 के टाइम रशिया ने लास्ट मोमेंट पर भारत को ऐसा धोखा दिया था कि हमारा मिशन अगले कई सालों के लिए लेट हो गया। तो दोस्तों हमने इस वीडियो को कुछ इस तरह से बनाया है कि अगले कुछ मिनट्स में आपको मून मिशन की वो सारी बातें पता लग जाएगी जो कि हम और आप जैसा कोई भी आम इंसान इससे जानना चाहता है। तो चलिए दोस्तों बिना आपका वक्त खराब किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट यह है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर वीडियो पसंद न आया तो बिंदास डिसलाइक कर देना। तो दोस्तों चांद पर जाने का सफर शुरू हुआ है 12 सितंबर 1959 से, जब सोवियत यूनियन के लूना 2 स्पेस क्राफ्ट ने मून के सरफेस पर लैंडिंग की थी। ये पहली बार था जब किसी देश ने पृथ्वी के अलावा स्पेस के किसी भी ऑब्जेक्ट पर दस्तक दी थी। जाहिर सी बात है क्योंकि ये काम सोवियत यूनियन ने किया था, इसलिए उनका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी इसी रेस में कूद जाता है। और फिर साल 1964 में अमेरिका भी अपने रेंजर 7 स्पेस क्राफ्ट से ऐसा करने में सफल हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस मिशन के सफल होने के बाद से अमेरिका के सपने कई आगे तक पहुंच चुके थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये कहते हैं कि वो इंसानों को चांद पर भेजकर दिखाएंगे और सोवियत यूनियन को इस स्पेस रेस में पीछे कर देंगे। अब दोस्तों अमेरिका यहाँ ऐसा कहता नहीं है बल्कि करके दिखाता है। उसके बाद 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। अपोलो प्रोग्राम्स के जरिए 1969 से लेकर के 1972 के बीच अमेरिका ने कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था। और दोस्तों इस मिशन की टोटल कॉस्ट थी $26 बिलियन। दोस्तों ये इतना पैसा है कि जितना कि आज दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों की जीडीपी भी नहीं है। आने वाले करीब 20 सालों तक चांद पर सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन का रास्ता और कोई दूसरा देश यहाँ तक पहुँचने में कामयाब न हो सका। उसके बाद साल 1990 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के इस डपोली को जापान ने तोड़ दिया और मून के सरफेस पर लैंडिंग करने में सफलता हासिल कर ली। हालांकि जापान का ये मिशन फेल हो गया था क्योंकि जापान का गोल मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, लेकिन उसके स्पेस क्राफ्ट ने हार्ड लैंडिंग की थी। दोस्तों आज तक टोटल 7 ऐसे देश हैं जो कि मून पर हार्ड लैंडिंग कर चुके हैं, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। लेकिन सिर्फ 3 देश रशिया, अमेरिका और चाइना ही सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों चंद्रयान 3 की मदद से भारत मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया और उसी के साथ भारत भी स्पेस के इस इलाइट क्लब में शामिल हो चुका है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि हमारा भारत देश चांद पर क्यों पहुंचना चाहता है और चंद्रयान मिशन के पीछे का असल मकसद क्या है। और दोस्तों पॉपुलर ओपिनियन तो यह है कि चंद्रयान मिशन के जरिए इसरो दुनिया को अपनी क्षमताएं दिखाना चाहता है और ये महज हमारी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का डेमोन्स्ट्रेशन है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और इसरो कभी भी दिखावे के लिए कुछ नहीं करते। दोस्तों वास्तव में पृथ्वी की तरह मून का सरफेस भी प्रेसियस मेंसोल से भरी हुई है, जिस पर दुनिया के हर एक देश की नजर है। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देश इन मेंसोल्स पर अकेला ही कब्जा कर ले और बाकियों के हाथ कुछ भी न लगे। इसी वजह से भारत और इसी के जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन के कैपेबिलिटीज रखने वाले कई सारे देश मून पर लैंडिंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या यह आपको पता है इसरो ने यह कोशिश आजकल में नहीं बल्कि साल 2000 से ही शुरू कर दी थी। इस साल भारत के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार के सामने मून मिशन को शुरू करने की मांग रखी और फिर 15 अगस्त 2003 में इस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने इंडिपेंडेंस स्पीच में चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा कर दी। और दोस्तों इसी तरह से
शुरू हुआ भारत का चंद्रयान का सफर। चंद्रयान 1 के लिए 48 मिलियन डॉलर यानी कि 386 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जो कि दूसरे देशों के मून मिशन के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज्यादा कम था। दोस्तों 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 उड़ान भरता है और 8 नवंबर 2008 को ये मून के ऑर्बिट में एंटर हो जाता है। एक तरफ अमेरिका और रशिया जैसे देश कई बार फेलियर होने के बाद पहुंचे थे, तो वही इसरो ने यह कारनामा अपने पहले अटेम्प्ट में ही करके दिखाया। दोस्तों करीब 10 महीने तक चले चंद्रयान 1 मिशन ने मून पर मौजूद बहुत सारे मिनरल्स की मैपिंग की थी और इसके केमिकल कॉम्पोजिशन से भी बड़ा हुआ बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया था। लेकिन चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी अचीवमेंट साबित हुई मून के पोलर रीजन में आइस की खोज करना और मून की मिट्टी में वाटर मॉलिक्यूल्स का पता लगाना। दोस्तों चंद्रयान 1 के इन खुलासों से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी और नासा ने उन्हें वेरीफाई करने के लिए मून मिशन भी भेजे थे। उसके बाद साल 2009 में नासा ने मून पर अपना लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर भेजा था, जिसकी कीमत 500 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की थी और उसका मेन मकसद ये था कि इसरो जो क्लेम कर रहा था उसकी जांच करना माना जाता है। मतलब कि यहाँ चंद्रयान सिर्फ 48 मिलियन डॉलर्स में ही अपना मिशन कंप्लीट कर गया, लेकिन वही अमेरिका के नासा ने सिर्फ इस मिशन की खोज की पुष्टि करने के लिए उसका कॉस्ट 583 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा था। दोस्तों इतना बड़ा फर्क आप खुद देख सकते हैं। अमेरिका ये सोचकर हैरान था कि जिस वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज वो मून पर 12 एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर भी नहीं कर पाया, आखिर वो इसरो के एक ऑर्बिटर ने मून के सरफेस से कई 100 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए कैसे कर लिया। चंद्रयान 1 की कामयाबी को देखते हुए उस वक्त के मनमोहन सिंह सरकार ने चंद्रयान 2 को भी हरी झंडी दिखा दी, जिसकी लॉन्चिंग डेट साल 2013 में लिखी गई। लेकिन उस साल चंद्रयान 2 को पोस्टपोन करते हुए 2016 तक के लिए टाल दिया जाता है। इसके पीछे का ये रीजन था कि भारत चंद्रयान 2 के साथ चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता था, लेकिन उस समय के गवर्नमेंट ने इसके लैंडर को खुद बनाने से बेहतर उसे रशिया से खरीदना ज्यादा सही समझा। लेकिन रशिया कुछ टेक्निकल इशू का हवाला देकर इसरो को लैंडर देने से मना कर देता है और इसके बाद भारत सरकार के आदेश पर इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान 2 के लैंडर को खुद ही बनाने का फैसला करते हैं। दोस्तों मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि रशिया ने जानबूझकर इसरो के मिशन को फेल करने के लिए लैंडर देने से मना नहीं किया था। वास्तव में रशिया भारत को जिस लैंडर की टेक्नोलॉजी देने वाला था वो रशिया के मार्स लैंडिंग मिशन के दौरान पूरी तरह से फेल हो जाता है और इसलिए रशिया हमें वो टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता जो खुद उसी के लिए सक्सेसफुल साबित न हो सकी थी। इसीलिए इसरो अपना खुद का लैंडर बनाती है और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया जाता है। करीब 1 महीने के सफर के बाद 20 अगस्त 2019 को ये मून के ऑर्बिट पर पहुंचता है और इसरो अपने पहले गोल में कामयाब हो जाता है। हालांकि दोस्तों 6 सितंबर 2019 को जब हमारा लैंडर मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करता है तो वो क्रैश हो जाता है और मून को ऑर्बिट करता चंद्रयान का ऑर्बिटर इससे कनेक्शन खो देता है। इसरो की सफलता की प्रार्थना कर रहे करोड़ों देशवासियों के लिए यह हार्ट ब्रेक मोमेंट साबित होता है और इस समय के इसरो चीफ के सिवन सर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंद्रयान 2 के पार्शियल फेलियर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा के सिवन सर को गले लगाकर दिलासा देने की यह तस्वीरें इसरो और हर भारतवासियों को एक नए गोल के लिए सजेस्ट करती है, जिसका गवाह चंद्रयान 3 बनता है। इसरो ने चंद्रयान 3 की अनाउंसमेंट नवंबर 2019 में ही कर दी थी और 2020 में इसके लिए स्टडीज भी शुरू कर दिए थे। 12 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है और 5 अगस्त 2023 को इसने मून के ऑर्बिट में भी एंट्री कर ली है। अब पूरी देश की नजर 2023 के शाम पर टिकी हुई है, जब चंद्रयान 3 का लैंडर मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है और कड़ी मेहनत करने के बाद इस बार चंद्रयान 3 को अपनी सफलता मिल ही गई। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को उस वक्त देख रहे होंगे जब भारत का मून की लैंडिंग पर सॉफ्ट रिजल्ट आ चुका होगा। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि इसरो ने चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 में ऐसा क्या कर दिया है जिस वजह से इसरो को इसमें कामयाबी की राह मिल गई है। दोस्तों जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल है तो वो अभी भी मून के चक्कर काट रहा है और अगले करीब 4 सालों तक वो वही रहने वाला है। इसी को देखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 में अलग से कोई ऑर्बिटर नहीं भेजा।
मेरा कहने का मतलब यह है कि चंद्रयान 3 में सिर्फ लैंडर और रोवर को ही भेजा गया है, जबकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही वहाँ मौजूद है। पिछले बार चंद्रयान 2 के फेलियर को ध्यान रखते हुए इसरो ने अपने लेग्स को पहले से ज्यादा पावरफुल बनाया है, जिससे कि यह एक्स्ट्रा प्रेशर सह सके और साथ ही उसके लैंडिंग वेलोसिटी को 2 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर और सॉफ्ट लैंडिंग के प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए लैंडर में एक एडिशनल कैमरा भी लगाया गया है। चंद्रयान 3 का लैंडर मून के साउथ पोलर रीजन में लैंड कर चुका है, जैसा कि इंसानों के द्वारा बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये वो रीजन है जहां मून के सरफेस पर ढेर सारे क्रेटर्स है और यहाँ तक के सनलाइट भी बहुत कम पहुँचती है, जहाँ कई सारे मिनरल्स, हाइड्रोजन और वाटर आइस होने की संभावना जताई जाती है, जो कि हमें अगले सोलर सिस्टम के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब यूँ तो इसरो और नासा जैसे कई देशों की एजेंसीज अपने ऑर्बिटर की मदद से साउथ पोल को एक्सप्लोर कर चुकी है, लेकिन जब बात यहाँ लैंड करने की आती है तो कोई भी देश इस मिशन में कामयाब नहीं हुआ है। इसरो के चंद्रयान 2 ने भी इसी जगह पर लैंडिंग करने की कोशिश की थी और अनफॉर्चुनेटली उस समय वो नाकामयाब हो गए थे। दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि इसरो के तीनों मून मिशन का टोटल कॉस्ट $170 मिलियन रहा है, जो कि साल 2009 में आई हुई हॉलीवुड मूवी अवतार के $237 मिलियन के बचत से भी काफी कम है। साल 2013 में जब इसरो ने अपना मंगलयान 1 मिशन भेजा था तो उसका भी टोटल बचत था सिर्फ $74 मिलियन, लेकिन उसके बावजूद इसरो दुनिया का एकमात्र ऐसी एजेंसी बन गई थी जिसने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स की ऑर्बिट में एंट्री कर लिया था। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि इसरो आखिर ऐसा क्या कर रहा है जैसे कि ये एक के बाद एक स्पेस मिशन को सक्सेस तक पहुंचा रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे का ये रीजन है कि इसरो अपने प्रोजेक्ट्स के ज्यादातर कंपोनेंट्स खुद ही बनाता है और दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर रहता है। इससे फॉरेन कंपोनेंट पर लगने वाला हाई इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाता है और अल्टीमेटली इसरो का मिशन सक्सेस हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें अमेरिका की तो यहाँ की स्पेस एजेंसी नासा पिछले कई सालों से अपने स्पेस मिशन के लिए रशियन रॉकेट्स पर निर्भर रहती है, जिसके लिए उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्स्ट्रा कॉस्ट चुकानी पड़ती है। तो वही दूसरी ओर इसरो ने हमेशा से ही अपने खुद के रॉकेट्स बनाने पर फोकस रखा है और आज हम अपने ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी स्पेस में भेज रही है। दोस्तों अर्थ और मून का बीच का डिस्टेंस सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर है, जो कि यूनिवर्स स्केल पर बहुत ही कम कही जा सकती है, जो कि आमतौर पर इस कोई भी स्पेसक्राफ्ट इस डिस्टेंस को 2 से 3 दिन में कवर कर लेता है। और न्यू हॉरिजन्स मिशन के दौरान नासा ने सिर्फ 8 घंटे और 35 मिनट में करके दिखाया था, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो इसरो के चंद्रयान 3 ने इसके लिए करीब 40 दिनों का समय ले चुका है। इसके पीछे एक खास रीजन छुपा हुआ है। दोस्तों वास्तव में जब कोई स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी को ऑर्बिट करने के बाद मून की ओर स्लोअर ट्रेजेक्टरी से बढ़ता है तो उसे मिशन के दौरान कम फ्यूल खर्च करना पड़ता है और उसकी सेफ्टी की गारंटी भी बहुत ज्यादा होती है। दोस्तों अगर आप साल 2020 में नासा के मार्स मिशन पर नजर डालेंगे तो ये उस समय भेजा गया था जब चाइना और यूएई भी अपने मार्स मिशन को भेजने वाले थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि उस समय मार्स पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट का काफी रश देखने को मिल रहा था, लेकिन इसरो हमेशा उस वक्त अपना मिशन लॉन्च करती है जब कोई दूसरा देश अपने स्पेस मिशन को प्लान न कर रहा हो। उससे दूसरे देशों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की कॉस्ट बच जाती है और लॉन्च भी काफी सस्ते में हो जाता है। और दोस्तों इन्हीं सभी रीजन की वजह से ही इसरो अपने मिशन को सफल कराता है और चंद्रयान प्रोग्राम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हालांकि दोस्तों इसरो के इरादे सिर्फ चंद्रयान पर रुकने के नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में इसरो ने कई सारे मिशन प्लान कर रखे हैं जो कि स्पेस एक्सेलरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। दोस्तों साल 2022 में मंगलयान 1 के बाद अब मंगलयान 2 मार्स की ओर रवाना होने वाला है। तो वही 2025 में गगनयान मिशन के जरिए इसरो भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाली है। आदित्य L1 मिशन से हम सन को तो फिर शुक्रयान मिशन के जरिए विनस की स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत कीमती होंगे। और दोस्तों ये सभी कदम भारत को स्पेस के सुपर पावर्स के बीच खड़ा कर देंगे। बस दोस्तों आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।